हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल टच हिते। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके इस चैनल पे हम लोग कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की यूपीएलटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन, और जहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। देन उसके सिवा भी हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट कंप्लीट किए, जैसे योगा हमने कंप्लीट कर लिया है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स मेडिसिन से भी कुछ टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और भी ऐसे कई छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोगों ने किए हैं, कवर किए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी कि यूनिट सेकंड में चल रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये जो टॉपिक है हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करता है, और इसमें हम लोगों ने दो पार्ट बना लिए, फर्स्ट सेकंड हो गए। इसमें हम लोगों ने एजुकेशन और व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है हमारा व्यक्तित्व, यानी कि व्यक्तित्व का अर्थ, उसकी परिभाषा, कितने टाइप में व्यक्तित्व को बांटा गया है, व्यक्तित्व को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं। और ये हमारा एक और है इसमें बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वगैरह आता है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, बेनिफिट क्या है, क्या क्या इफेक्ट होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हो बच्चे में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास हो रहा है तो क्या क्या कारण है जिससे नहीं हो पाता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो आप प्लीज दे सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तित्व का अर्थ क्या, नहीं व्यक्तित्व है क्या, किसी के व्यक्तित्व के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये व्यक्तित्व शब्द है, यानी किसी के व्यक्तित्व हम लोग कैसे जान सकते हैं, किसी को देख के आप क्या समझ सकते हैं। अगर कोई आपको अच्छा व्यक्ति दिख गया, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हाइट लंबी है, देखने में सुंदर, तो आप कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई दुबला पतला दिख गया इंसान और देखने में अच्छा नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, यार ये अच्छा नहीं है, बट ये रॉन्ग है। मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि कैसे पता लगाया जाए, व्यक्तित्व का निर्धारण आखिर कैसे किया जाए। इतनी बड़ी आबादी में इतने करोड़ों लोग हैं, कैसे पता लगाया जाए। तो बहुत सारे कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक इसमें आगे बढ़ के हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व के बारे में बताया, इसको कुछ कैटेगरीज डिवाइड की कि इसके अंतर्गत किस टाइप के व्यक्ति आते हैं, जिससे हम लोग उनके बारे में जान सकते हैं। तो मतलब जो हमारा ये व्यक्तित्व है, यानी व्यक्तित्व है क्या, तो ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन समय से ही क्या है, इसकी अवधारणा मानी जाती रही है कि व्यक्तित्व का तात्पर्य क्या है, बाह्य गुणों से लगाया जाता था। जो बाहरी गुण होते थे उनको देख के लगाया जाता था। कहते हैं कि जो व्यक्तित्व शब्द है दोस्तों, वो व्यक्ति शब्द से बना है। किससे बना है, व्यक्ति शब्द से बना है। और इस दृष्टि में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व से जो तात्पर्य है उन गुणों से है जिनके आधार पर हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के में क्या कहते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। और होता भी कोई सेम नहीं होता। इतने सारे लोग हैं, एक बहुत ही रेयर होगा कि आपको एकदम सेम क्वालिटी वाले इंसान मिले, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये गुण जो होते हैं ना, आंतरिक भी होते हैं, बाहरी भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं। अगर सामान्य अर्थों में हम बात करें नॉर्मल तरीके से, तो कि व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या होता है, शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग से क्या करते हैं, हम बाहरी गुणों का अवलोकन करते हैं। और जो ये पर्सनालिटी शब्द है वो हमारे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही क्या होता है, बाह्य गुणों या बाह्य आवरण को व्यक्त करना होता है। अब ये पर्सनालिटी शब्द है, क्वेश्चन आता है बार बार कि पर्सनालिटी शब्द किस उससे बना है। तो गाइस, ये जो पर्सनालिटी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है, तो कह सकते हैं कि आंग्ल भाषा में पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस शब्द की जो उत्पत्ति है यूनान की भाषा यानी कि ग्रीक भाषा में, ग्रीक जो भाषा है, ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से हुई। किसकी, पर्सोना शब्द से हुई है। ये नोट करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से हुई है। कि कौन शब्द से हुई, तो पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ क्या होता है, तो पर्सोना का अर्थ होता है मास्क यानी मुखौटा होता है। ठीक है, क्या होता है, मास्क यानी कि मुखौटा होता है। तो गाइस, ये जो हमारा व्यक्तित्व है, तो व्यक्तित्व के बारे में हमारे कपिल मुनि ने क्या किया, सांख्य शास्त्र में बताया है कि व्यक्तित्व को 3 गुणों में बांटा है उन्होंने। एक सत्वगुण, एक रजोगुण और तमोगुण का परिणाम है। उन कपिल मुनि ने कहा है कि जब ये तीनों गुण समान परिणाम में होते हैं तब क्या होता है, प्रकृति अपनी षष्ठ की अवस्था में होती है। परंतु जब ये साम्यावस्था भंग हो जाती है तब क्या होता है, प्रकृति में जागृत अवस्था आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी उन्होंने बहुत सारी चीजें, अपने 14वें अध्याय में उन्होंने पूरा डिटेल बताया व्यक्तित्व के बारे में। हालांकि ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, थोड़ा सा जानना चाहे तो अगर इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो जो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की, व्यक्ति शब्द की। तो व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति यूनान की भाषा यानी कि ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से मानी जाती है। पर्सोना क्या होता है, उस जो बाहरी वेशभूषा को कहते
कहते हैं, जिससे क्या होता था, प्राचीन लोग जो होते यूनान के लोग थे नाटक खेलते समय पहना करते थे। इस रूप में क्या होता था कि व्यक्तित्व केवल बाहरी आवरण मात्र होता था। अब जैसे रोम निवासी क्या करते थे, व्यक्तित्व को एक दूसरे के रूप में ग्रहण करते थे। तो परसू कह सकते हैं कि जो हमारा जैसे कि रंगमंच में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अभिनय करता है तो वह स्वयं तो वह व्यक्ति होता नहीं, परंतु दूसरों को वह वैसा दिखता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई अभिनेता है, भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करता है, तो अब क्या होता है, वह स्वयं तो भगवान श्री कृष्ण है नहीं, परंतु क्या होता है, दर्शकों के सामने वो वैसा ही दिखता है। तो परंतु क्या कहते हैं, व्यक्तित्व का जो अभिप्राय है इससे स्पष्ट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि दूसरों को जैसा दिखते हैं व्यक्तित्व उससे अधिक होता है। अब व्यक्तित्व के बारे में जैसा कि आपने देख लिया, अब व्यक्तित्व की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं लोग, व्यक्तित्व की परिभाषाएं क्या है। तो व्यक्तित्व की डेफिनेशंस जो है आप देख सकते हैं, हमारे आलपोर्ट ने क्या कहा है। आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मना शारीरिक पद्धतियों यानी प्रगतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ क्या करता है, उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारण करती है। तो याद कर सकते हैं आप एक कीवर्ड लेके, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया डेफिनेशन याद करने का तरीका, आप उसी तरीके से याद कर सकते हैं। आलपोर्ट ने मना शारीरिक पद्धतियों के बारे में बात किया है। बस एक कीवर्ड पकड़ना है, आपको कैच करना है। पर्सनालिटीज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप इंग्लिश में कोई एक वर्ड ले सकते हैं या फिर हिंदी में, तो हिंदी में लेना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं कि आलपोर्ट, हेडिंग डालिए आलपोर्ट, मना शारीरिक पद्धतियों के बारे में बात किया है। इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इसमें से जो आपको एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट के बारे में एक तो ले लीजिए पॉइंट कि इन्होंने एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट की बात की है। तो ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होती है। सेकंड डेफिनेशन हमारी है वॉटसन के अनुसार। तो वॉटसन ने कहा है दोस्तों कि लंबे समय तक किए गए वास्तविक निरीक्षण से प्राप्त जो विश्वसनीय सूचना के आधार पर खोजी गई व्यक्ति की क्रियाओं के समूह उनका व्यक्तित्व है। तो इनके पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ हैबिट्स एंड हैबिट सिस्टम ऑब्जर्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। तो आप वाटसन के हिसाब से याद कर सकते हैं, वाटसन ने क्या किया है, सम टोटल ऑफ हैबिट्स, ये एक ले सकते हैं, एक वर्ड कैच कर सकते हैं सम टोटल ऑफ हैबिट्स, या हिंदी में ले सकते हैं आप कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने निरीक्षण की बात की है, वास्तविक निरीक्षण के बारे में बात किया है वाटसन ने। अगली डेफिनेशन जो हमारी आइस जैंग की है, तो इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि, शारीरिक बनावट और थोड़ा बहुत ऐसा स्थायी है, ऐसा संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यानी पर्सनालिटीज रिलेटिवली stable organization of a person, motivational disposition arising from the interaction between biological drives and social physical environment। तो आइजैंग ने बात किया है किसके बारे में, क्या है, आप चरित्र, स्वभाव, बुद्धि के बारे में बात किया है। इंग्लिश में ले सकते हैं, इन्होंने याद कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल ड्राइव्स के बारे में इन्होंने बात किया है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है मन के अनुसार। तो मन ने कहा है कि वृत्त की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के रूपों, रुचि, योग, अभ्यर्थियों, योग्यताओं, रुचि सबसे अधिक राष्ट्रीय संकलन के रूप में की जाती है। यानी कि मन ने किसके बारे में बात किया है, इन्होंने रुचि, यानी जैसे मन से क्या होता है, रुचि से लेते हैं ना, इंटरेस्ट से लेते हैं, तो वैसे आप लग सकते हैं मन ने रुचि और अभ्यर्थियों की योग्यताओं के बारे में बात किया, यानी रुचियों अभिरुचियों के बारे में बात किया। जो भी कीवर्ड अगर आपको एग्जाम में पेपर में मिलता है तो आप फटाक से लगा सकते हैं कि अब मन ने कहा है, रुचि और अभिरुचि की बात मन ने की है। यानी इंग्लिश में कह सकते हैं आपकी पर्सनालिटी में भी डिफाइन द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड कैपेसिटी, एबिलिटीज एंड एटीट्यूड्स। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं एप्टीट्यूड होगा, सॉरी एटीट्यूड हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मन ने किसके बारे में बात किया, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैपेसिटी के बारे में बात किया है। यानी कि इन्होंने किसके बारे में, योग्यताओं के बारे में बात की, रुचि के बारे में बात की। बहुत ईजी है, आप अगर चाहे तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, अगर 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब वैलेंटाइन ने क्या कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विन्यासों का जोड़ है। यानी पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट ऑफ एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। बहुत ईजी डेफिनेशन है, आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो सम टोटल, यानी वैलेंटाइन ने सम टोटल के बारे में बात किया, सम टोटल ऑफ इनेट के बारे में बात किया है। हमें जो अब नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटीज से हम जनरली क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज मत होइए यहाँ पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो वर्तमान समय में बात करें तो व्यक्ति के प्रकारों को क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न। तो जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, तो वर्तमान समय व्यक्ति के प्रकारों को भिन्न भिन्न वर्गीकरण किया गया, जो कि निम्न प्रकार है, जिसमें कि वार्नर का वर्गीकरण विभाजन है। वार्नर ने क्या कहा है कि वार्नर ने कहा है कि समान स्वास्थ्य वाला, समान रूप से विकसित, कुपोषित, अपंग, पिछड़ा हुआ, मंदबुद्धि, मृगीय वाला चतुर का उल्लेख किया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हिप्पोक्रेट्स, क्रेशमर और शेल्डन और जो युंग, ये सारे हमारे सिलेबस में है, बट पता सबके बारे में होना चाहिए आपको, क्योंकि नेट के लेवल में सबसे पूछते क्वेश्चन, कैटल
का भी आ जाता है, इसमें वार्नर का भी आता है। तो वार्नर ने किसके पहले बात किया? वार्नर ने बात किया है कि इन्होंने समान स्वास्थ्य, पतला दुबला मंदबुद्धि मृगी वाला चतुर का उल्लेख इन्होंने किया। किसने किया? वार्नर ने किया है। अगला हमारा क्रेशमर का क्लासिफिकेशन है। क्रेशमर ने क्लासिफिकेशन क्या दिया है? तो क्रेशमर क्या था? इन्होंने जर्मनी के रहने वाले क्रेशमर, इन्होंने 4 वर्गों में बांटा था व्यक्तित्व को। एक एस्थेनिक था, पिकनिक था, एथलेटिक्स था और डिप्लास्टिक था। अब ये एस्थेनिक, पिकनिक और ये होते क्या है? तो याद करिएगा, पहले क्रेशमर ने क्या किया है? क्रेशमर ने 4 भागों में बांटा है। ये भाग कौन कौन से है ये आप देख सकते हैं। और अब इन भाग में एस्थेनिक क्या होते हैं? तो ऐसे व्यक्ति लंबे और क्या होते हैं? दुबले पतले होते हैं और आत्म केंद्रित, स्वप्न दृष्टा, बुद्धिजीवी, शांत और एकांत प्रिय होते हैं। जो एस्थेनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, स्वप्न देखने वाले होते हैं और शांत और एकांत प्रिय होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इन्होंने डिवाइड किया है वो है पिकनिक। तो पिकनिक क्या होता है कि इनका जो कद होता है, इनकी जो हाइट होती है छोटी होती है, चेहरा गोल होता है, शरीर मोटा होता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? बहुत मिलनसार होते हैं, बहिर्मुखी प्रतिभाएं होती हैं, विनोद प्रिय होते हैं और आराम तलब होते हैं। आपके घर में ऐसे या आपके रिलेशन में ऐसे बहुत सारे पर्सन्स मिल जाएंगे जो इस टाइप के होते होंगे। तो आप उनके नाम रख के आप याद कर सकते हैं कि एस्थेनिक टाइप का ये बंदा एस्थेनिक है, ये पिकनिक है। ऐसे करके आप याद करेंगे तो आपको फटाक से याद आएगा कि हाँ, एग्जाम में अगर आता है तो आपको फटाक से याद आ जाएगा कि पिकनिक क्या है, एस्थेनिक क्या है। तो एस्थेनिक कौन से होते हैं? लंबे पतले। पिकनिक क्या होते हैं? छोटे गोल काठी वाले, इनका चेहरा गोल होता है। और कहते हैं एथलेटिक के बारे में। एथलेटिक पर्सनालिटी क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है एथलेटिक। तो एथलेटिक क्या होता है? इन व्यक्तियों का जो शरीर होता है बहुत ही बलवान होता है, मांसपेशियां इनकी मसल्स जो होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनका चेस्ट जो होता है बहुत चौड़ा होता है, शरीर का विकास संतुलित होता है, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, जीवन के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या होता है? उनका दृष्टिकोण विचार होता है और ये समाज के साथ समायोजन करने में सफल होते हैं। तो एथलेटिक्स से नाम से समझ सकते हैं आप। अब हमारा जो आता है चौथा है वो डाइप्लास्टिक है, यानी कि तीनों का मिश्रण। अब ये जो तीनों का मिला जुला रूप कौन सा? एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक का मिला जुला रूप क्या कहलाता है? डाइप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डिप्लास्टिक कहलाता है। अब अगला हमारे के बारे में, तो कैसे इनका जो वर्गीकरण है, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने दिया था। इन्होंने 4 भागों में व्यक्तित्व को डिफाइन किया था और इन्हें हम लोग चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आता है चिकित्सा शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेट्स को कहते हैं। तो अब इन्होंने कौन से क्लासिफिकेशन किया? इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो 4 टाइप के, यानी कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पत्ते वाले, अधिक रुधिर वाले, यानी कोलेरिक, मेलनकोलिक, फेलेग्मेटिक और सैनगुनिक। अभी जो काले पित्त वाले, कफ प्रवृत्ति वाले कैसे होते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो ये जो काले पित्त वाले होते हैं के बारे में, यानी कोलरिक के बारे में, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? शारीरिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं, यानी इमोशनली होते हैं, और शारीरिक रूप से क्या होते हैं? बहुत चुस्त होते हैं, परंतु इनका स्वभाव क्या होता है? बहुत चिड़चिड़ा सा होता है। दूसरा हमारा है दोस्तों काले पित्त वाले। अभी कफ प्रवृत्ति वालों के बारे में बात की थी, अब काले पित्त वाले यानी मेलनकोलिक के बारे में बात करते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं और ये प्राय क्या होते हैं? निराश रहते हैं और दुखी रहते हैं। अब तीसरा हमारा है पीले पित्त वाले। पीले पित्त वाले यानी फेलेग्मेटिक की क्या होते हैं? शारीरिक रूप से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, संवेगात्मक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, सुस्त होते हैं और आनंद युक्त रहते हैं। लास्ट हमारा 4 है अधिक रुधिर वाले यानी सैनगुनिक। अब इसमें क्या होता है? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, इनमें ब्लड की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, कर्मठ होते हैं, उत्साही होते हैं, हंसमुख होते हैं, आशावादी होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर और संतुलित होते हैं। तो आप याद कर सकते हैं, यानी कि आप इसका कीवर्ड भी बना सकते हैं, जैसे कोलरिक, मेलनकोलिक, फेलेग्मेटिक, सैनगुनिक। तो सीएम लगा सकते हैं, पहले ऐसे ले सकते हैं कीवर्ड से CMPS, यानी CM फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, ऐसे कुछ बना सकते हैं हम। ठीक है, फिजिकल या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट CM बन सकता है, यानी CMPS। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हैं, कीवर्ड बना सकते हैं। भूलना मत, एग्जाम में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या किससे क्या रिलेट किया गया, किसने क्या दिया हुआ है, कितना भी पढ़ो पर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, कंफ्यूजन की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन पूछता है कि किसने दिया है? हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने 4 प्रकार में दिया था। फिर क्रेशमर ने दिया है। क्रेशमर ने कितने प्रकार में दिया है? तो दोस्तों क्रेशमर ने हमारे जो दिया है, इन्होंने भी 4 प्रकार में दिया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि पिकनिक है, एथलेटिक है, ये किसने क्लासिफिकेशन किया है? तो याद रखिएगा क्रेशमर ने दिया है। मैच मेकिंग के लिए भी इसमें आ जाता है, तो प्लीज कंफ्यूज ना हो।
अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं यूंग के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इन्हें यूंग हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में JUNG जूंग लिखते हैं, तो आप जो भी सुटेबल समझे आप पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने जो 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, किसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, एक था अंतर्मुखी, दूसरा था बहिर्मुखी और तीसरा था उभयमुखी। अंतर्मुखी यानी कि लगा सकते हैं इंट्रोवर्ट, जो तो अंतर्मुखी क्या होता है, इंट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति जो क्या होते हैं एकांत प्रिय होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं और अपनी कल्पनाओं और अपने विचारों में खोए रहते हैं। ये प्राय क्या करते हैं, आशावादी होते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। और सामाजिक वातावरण की अपेक्षा क्या होता है, ये प्राकृतिक वातावरण में अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। निर्णय लेने में क्या होता है कि ये उतावलापन नहीं दिखाते, जैसे बहुत लोग होते हैं ना बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, पर ये आराम से रिलैक्स होकर रहते हैं, सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। कह सकते हैं कि तत्काल जो होते हैं तुरंत फैसला नहीं लेते हैं, सोच समझ कर हर काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। अब बहिर्मुखी क्या होता है गाइस, एक्सट्रोवर्ट। तो ये व्यक्ति जो होते हैं ना, अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं इंट्रोवर्ट से बिल्कुल क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ये क्या होते हैं, आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग इधर उधर रहता है, तो इनका दिमाग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। तो ये आत्म केंद्रित नहीं होते हैं, दूसरों में रुचि लेते हैं और मिलनसार होते हैं, यथार्थवादी होते हैं, समस्याओं से वस्तुगत समाधान, जैसे समस्याएं हैं उसके समाधान में रुचि रखते हैं। विचारों की अपेक्षा क्या करते हैं, भावों में अधिक आधिपत्य होते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, तुरंत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि जो इंट्रोवर्ट थे तुरंत डिसीजन नहीं लेते थे, सोच समझ के लेते थे, पर ये तुरंत ही फैसला ले लेते हैं। और क्या करते हैं कि ये यथार्थवादी दृष्टिकोण रखने के कारण इनकी जो नज़र है भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में अधिक रहती है। तो जैसा कि अब जो हमारा ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बाद ये एम्बीवर्ट क्या होता है, उभयमुखी क्या होता है। अब इन दोनों को जो मिला जुला रूप है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, परंतु वास्तविक संसार में क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। ये ऐसा कोई ही होगा जो क्या होगा, पूरी तरीके से अंतर्मुखी होगा या पूरी तरीके से बहिर्मुखी होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों में क्या होता है, मिले जुले रूप होते हैं। तो जो मिला जुला रूप होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विशेषताओं का सम्मिश्रण जो होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम एम्बीवर्ट या उभयमुखी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किसने कहा, यूंग ने कहा। इन्होंने डिवाइड किया, 3 श्रेणी में डिवाइड किया है। तो अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, क्रेशमर ने हमारे 4 भागों में डिवाइड किया, क्या, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डायप्लास्टिक। और हमारे सेल्डन ने जो किया 4 भागों में, इन्होंने भी किया है। इन्होंने जो किया है, इन्होंने कफ प्रवृत्ति, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले, सैनगुनिक के बारे में बताया है। युंग ने हमारे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के बारे में बात किया। अब स्प्रेंजर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्प्रेंजर ने कहा है कि जीवन मूल्यों के आधार पर इन्होंने व्यक्तियों को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा है। अब ये 6 भाग कौन है, ज्ञान प्रधान, सौंदर्य प्रधान, अर्थ प्रधान, राजनीति प्रधान, धर्म प्रधान, समाज प्रधान, इसमें आते हैं। ठीक है, तब इसमें जो आते हैं धर्म प्रधान और ये सारे, तो इसका अर्थ क्या होता है देख सकते हैं। ज्ञान प्रधान जैसे आप लगा सकते हैं कॉग्निटिव, ये व्यक्ति क्या होते हैं, ज्ञान में रुचि रखते हैं और ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहते हैं। जैसे कि इसके अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें इस वर्ग में हमारे दार्शनिक आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं वो आते हैं, जो सत्य और ज्ञान की खोज करते हैं, जीवन का इनका लक्ष्य होता है। सौंदर्य प्रधान टाइप में क्या होता है, स्थैनिक टाइप में ये व्यक्ति क्या होते हैं, जीवन में सौंदर्य के प्रति रुचि लेते हैं, जैसे कला सौंदर्य का अध्ययन करना होता है, इनके जीवन का मेन लक्ष्य होता है। इसमें अगर एग्जाम्पल करें कौन कौन लोग इसमें आते हैं, तो इसमें मूर्तिकार है, नृत्यकार है, संगीतकार है, कवि हैं, तो ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अर्थ प्रधान की बात करें यानी इकोनॉमिक, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, आर्थिक और उपयोगितावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्री होते हैं, उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो इस कैटेगरी में आते हैं। अब राजनीति प्रधान में क्या करें, पॉलिटिकल में, तो ये व्यक्ति क्या होते हैं, राजनीति में रुचि लेते हैं। इस वर्ग में क्या होते हैं, जैसे राजनीतिक में समझ गए होंगे, नेता आते हैं, राजनीतिक आते हैं, कूटनीति आते हैं, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अब हम धर्म प्रधान की बात करें। धर्म से आप समझ सकते हैं जो धार्मिक क्रियाओं में रुचि रखते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे धर्म के अंतर्गत जो जैसे लगा सकते हैं पुजारी लोग आते हैं, तो इनके जीवन का लक्ष्य क्या होता है, धर्म होता है। समाज प्रधान की बात करें तो सोशल, इसमें क्या होता है, इस वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि लेते हैं। समाज में जो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं और जो सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें क्या होते हैं, लगे रहते हैं। इनके जीवन का जो मेन एम होता है, मेन लक्ष्य होता है, वो समाज सुधार करना होता है, समाज प्रचारक बनना होता है, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये सारे इसी वर्ग में आते हैं। ठीक है दोस्तों, होप समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा जल्दी में हो तो इसलिए माफ करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब कैटल का क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया, जनरली बहुत सारी जगहों पे हमें मिलता भी नहीं सिलेबस में। तो गाइस कैटल ने जो है ना 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है, एक वेगवान व्यक्ति और वेगहीन व्यक्ति। किसका, वेगवान और वेगहीन के बारे में किया है। जनरली
जनरली हम अभी तक जो क्वेश्चन है यही आया है कि कैटल ने कितने भागों में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, तो इन्होंने 2 भागों में किया है। ठीक है, आप कितने भागों में किया है? 2 भागों में किया है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से? वेगवान और वेगहीन। अब हम बात करते हैं हमारी जो मेथड है, तो इनको जो ये मेथड कौन से मेजर द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो कौन सी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सिर्फ इतना डिस्कशन कर लेते हैं कितने कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, जो जिन विधियों द्वारा हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके सामने है। है इसमें व्यक्तिनिष्ठ और अंतरंग विधि, व्यक्तिनिष्ठ बहिरंग विधि, प्रेक्षेपण विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि। ये बस इतनी नहीं है, इनके भी पार्ट है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता था, इसलिए ये सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इससे जो है जनरली बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसी यूनिट से कवर होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें जो भी वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वे वीडियो अपलोड करो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपके लिए ये है, देखिए, फोकस ऑन गुड थॉट्स एंड गुड थिंग विल हैपन, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, नकारात्मकता की जगह मत दीजिए निगेटिविटी की अपनी लाइफ में, अपने एम में। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।